स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आपका नेक्स्ट चैप्टर है सम एप्लीकेशन। हाँ बोलो बेटा चिन्मय। इसके लिए वैल्यूज याद होनी क्या बेटा? कॉस साइन वगैरह क्या बोल रहे हो? कॉस थीटा कॉस 30 सबकी वैल्यूज याद होनी चाहिए सर। इस चैप्टर के लिए cos 30 sin 30 हाँ इन सबकी वैल्यूज याद होनी चाहिए ना। याद होनी चाहिए बेटा, वैल्यूज यूज में आएंगी इसमें। ठीक है चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है तो बेटा इसका एक क्वेश्चन तो फिक्स है बोर्ड में। इसका एक क्वेश्चन तो आपका लॉन्ग आंसर टाइप का आता ही आता है, फिक्स है हमेशा। इसका क्वेश्चन तो आना ही आना है। इसमें से आती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है बेटा, तो पहले अपन क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ टर्म्स हैं वो अपन टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। 3 टर्म्स इसमें यूज में आती हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 टर्म्स कौन कौन सी है। सबसे फर्स्ट टर्म है लाइन ऑफ साइट। सबसे फर्स्ट टर्म है बेटा अपने पास लाइन ऑफ साइट। ठीक है ना, तो लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा, मैं फिर इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसका मतलब क्या होता है, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन। क्या मतलब है इसका? द लाइन ऑफ साइट, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन, is the line drawn, line of sight is the line drawn from the eye of an observer, from the eye, from the eye of an observer, observer ठीक है ना, of an observer to the point of the object, to the point, to the point of the object viewed, point of the object, point of the object viewed by the observer. ओके, viewed by the observer। देखो बेटा मैं इसको जरा एक्सप्लेन करता हूँ। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है, ध्यान से बेटा आप समझना इसको। देखो बेटा क्या बोला गया है, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट viewed by the observer। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से बेटा समझना। देखो मैं इसको एक फिगर के अकॉर्डिंग शो कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सपोज अपने पास यहाँ पर क्या है, ये आपका सपोज आई ऑफ ऑब्जर्वर है। ये पॉइंट अपने पास क्या है बेटा, ये अपने पास आई है, किसी ऑब्जर्वर की आई है। ठीक है ना, तो क्या बोला गया, लाइन ऑफ साइट एक ऐसी लाइन है जो किस किस के बीच में आती है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। ये जो ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, सपोज बेटा आपका ऑब्जेक्ट, सपोज ये उसकी पोजिशन है ऑब्जेक्ट की। यहाँ पर ये आपका क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। ये बेटा आपका क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये लाइन जो इन दोनों के बीच में ड्रॉ होगी, ये जो लाइन बेटा इन दोनों के बीच में ड्रॉ होगी, ये लाइन, इस लाइन को बेटा अपन क्या बोलेंगे, ये आपकी लाइन कहलाती है लाइन ऑफ साइट। समझ में आया बेटा? ये तो आपसे बोला है देखो, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ द, टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। मतलब ये जो लाइन है इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। सबको समझ में आया क्या बेटा? लाइन ऑफ साइट का मतलब एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन जो कोई ऑब्जर्वर है वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो वो जो लाइन ड्रॉ होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। तो एक तो ये इसमें है टर्म। सेकंड टर्म देखते हैं बेटा अपने पास। सेकंड टर्म आपको दो टर्म बहुत आराम से अच्छे से समझनी है यहाँ पर। तो बेटा देखो पहले मैं आपको इसके केस ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेटा देखो इसमें अपने पास देखो बेटा 3 केसेस होंगे आपका। बेटा एक केस तो ये हो जाए जब आपका आई कहाँ हो, आपका आई ग्राउंड लेवल पर हो और आपका ऑब्जेक्ट कहीं इससे ऊपर ही देख रहा हो। दूसरा हमारे पास दूसरा केस बेटा क्या पॉसिबल है, दूसरा केस कौन सा पॉसिबल है, सपोज आपके पास जो अपने पास आई है बेटा, सपोज आपका आई तो कहीं टॉप पर है, कहीं सपोज टावर पर है, सपोज आप कहीं ऑब्जर्वर कहीं टावर पर है आपका, तो बेटा आई तो आपका ये हो गया और वो कहीं नीचे देख रहा है ग्राउंड पर, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ओके बेटा, ये कोई अपने पास ऑब्जेक्ट है। तो अगेन जो बेटा इसके बीच की लाइन जो ड्रॉ होगी, ये जो लाइन ड्रॉ होगी ये वाली, अगेन बेटा ये क्या आपकी हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। तो ये आपका सेकंड केस हो गया। ये जो आपकी लाइन होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, मतलब सही है, एक बार सेकंड केस समझा देंगे आप। मतलब बेटा आप कहीं, आप किसी टावर या आप किसी बिल्डिंग पर हो, जो अपना ऑब्जर्वर है वो बेटा वो कहीं बिल्डिंग या फिर किसी टावर पर है, वो नीचे ग्राउंड पर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। आप कहीं बेटा आप किसी बिल्डिंग पर हो, आप नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो बेटा आप तो यहाँ पर आप तो टॉप पर हो गए, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ ग्राउंड पर हो गया, तो अगेन बेटा वो लाइन आपकी क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट हो गई। समझ में आया बेटा चिन्ह में? ये आपका सेकंड केस हो गया। समझ में आ गया बेटा? आप कहीं बिल्डिंग पर हो, कोई ऑब्जर्वर, वो बेटा आपका, ये आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है।
ये बेटा आपका ऑब्जर्वर है, ये उसकी आई है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। थर्ड केस क्या पॉसिबल होता है बेटा, इसमें थर्ड केस आपका ये हो सकता है, सपोज आप भी ग्राउंड पर हो, जो अपना ऑब्जर्वर है बेटा वो भी ग्राउंड पर है, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपका ग्राउंड पर है, आपका ऑब्जेक्ट भी कहाँ है, वो भी ग्राउंड पर है। तो इस केस में जो आपकी ये होगी लाइन, लाइन ऑफ साइट जो होगी, ये सीधा आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, लाइन ऑफ साइट हमेशा बेटा क्या होता है, लाइन ऑफ साइट मतलब क्या होता है, किसी ऑब्जर्वर की आई और ऑब्जेक्ट के बीच की जो लाइन ड्रॉ होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो बेटा समझ में आया लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है, देखो यही बोल रखा है आपसे, क्या बोल रखा है, लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। किसी ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की लाइन जो ड्रॉन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, LOS। तो बेटा फर्स्ट टर्म समझ में आ गई तीनों को, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। सेकंड अपन टर्म पढ़ते हैं, बाकी दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे फर्स्ट, अब नेक्स्ट टर्म देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दो टर्म्स का खेल है इस चैप्टर में, बस आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन कैसे ही आ जाए। अच्छे से समझना बेटा इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ, पहले आप समझ लो बेटा, फिर मैं ये तो कोई इसकी डेफिनेशन तो कुछ नहीं है, आप इसको समझ लो, मतलब प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या, देखो मैं आपको इसको फिगर से ड्रॉ कर, फिगर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मेरे पास बेटा क्या है, देखना, सपोज आपके पास कोई ऑब्जर्व है जो आपका ग्राउंड लेवल पर है। इस केस के लिए मेन कंडीशन क्या है कि आपका हमेशा ऑब्जर्वर कहाँ होगा, ग्राउंड लेवल पर होगा। हमेशा जो बेटा आपका ऑब्जर्वर होगा वो फिक्स है कि वो हमेशा आपका कहाँ होगा, ग्राउंड लेवल पर ही होगा। ओके, और वो ऑब्जेक्ट को देखेगा हमेशा अपने आई से अबव, मतलब अपने से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को हमेशा वो देखेगा। तो हमेशा बेटा आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इससे अबव होगा, आई से अबव लेवल पर कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो पहले हम जानते हैं बेटा, ये तो आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई लाइन ऑफ साइट, ये तो हमने पढ़ा अभी प्रीवियस केस में, हो गई बेटा। ये तो आपकी क्या हो गई, ये तो हो गई लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। अब एंगल कौन सा होगा, एंगल ये होगा, ये बेटा आपका हो गया ग्राउंड लेवल, हो गया, और आपने इसको ज्वाइन कर दिया इससे। तो कहने का मतलब क्या है, कौन सा एंगल, एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट, ये आपका क्या होगा, ये आपका है ग्राउंड लेवल, ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल, ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द ग्राउंड लेवल, लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड लेवल के बीच का जो एंगल है थीटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसकी एक फिक्स कंडीशन क्या है बेटा, इसकी एक फिक्स कंडीशन क्या है कि इसमें हमेशा जो ऑब्जर्वर होगा वो हमेशा अपने से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा, वो अपने से, मतलब वो ग्राउंड पर होगा। हाँ मतलब इसका मतलब क्या है, इसमें हमेशा ऑब्जर्वर को अपने हेड को हमेशा ऊपर करना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। वो कभी भी अपने हेड को डाउन नहीं करेगा, हमेशा अपने हेड को क्या करेगा बेटा, वो अप करेगा। उसका हेड हमेशा क्या होगा, अप ही होगा किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ये इसकी मेन कंडीशन है, तभी आपका क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। और वो हमेशा किस किस के बीच में होगा, लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड लेवल के बीच में। तो बेटा ये सबको समझ में आया क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये इसकी मेन कंडीशन है। यस सर। यस सर। वो हमेशा अपने हेड को अप ही Yes. करेगा, अपने अपने सिर को ऊपर करेगा किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो हमेशा जो लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड के बीच में एंगल बनेगा वो आपका बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके बेटा, ठीक है। तो जो इसमें सपोज मैं इसको बोल दूं, सपोज ये आपका ए है, सपोज ये ओ है, ये बी है, तो इस केस में बेटा जो आपका एंगल AOB है ये आपका कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। बेटा इसमें कोई कंफ्यूजन, तो हमेशा कोई ऑब्जर्वर जब अपन अपने से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, सपोज बिल्डिंग पर कोई ऑब्जेक्ट हो या टावर पर कोई ऑब्जेक्ट हो, तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। बेटा क्लियर है, इतना सबको समझ में एंगल ऑफ एलिवेशन तो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जस्ट इसका अपोजिट है, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये इसका बेटा जस्ट अपोजिट है। कहने का मतलब क्या है, अब बेटा इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा जो ऑब्जर्वर है उसको अपने हेड को डाउन करना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो बेटा इसमें उल्टा क्या हो जाएगा, इसमें इस तरीके से होगा, आपका टॉप पर तो किसी बिल्डिंग पर टावर पर तो क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा बेटा, यहाँ हमेशा क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा, ठीक है ना। और ग्राउंड पर हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ग्राउंड लेवल पर हमेशा बेटा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझना,
पहले ये आपके बेटा क्या हो गई, ये आपकी हो गई लाइन ऑफ साइट, हो गई बेटा, ये आपकी हो गई लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये आपकी हो गई लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझना बेटा, हमेशा जो ग्राउंड लेवल आप लोगे, हमेशा आप ग्राउंड लेवल जो लोगे वो हमेशा आप ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में लोगे। बेटा इसके रेस्पेक्ट में ये ग्राउंड लेवल था, तो इसके रेस्पेक्ट में ग्राउंड लेवल कौन सा एज्यूम करोगे, ये वाला। तो बेटा आप तो टॉप पर खड़े हो, तो बेटा आपके लिए ग्राउंड लेवल कौन सा होगा, जहां आप खड़े हो बेटा वही आपके लिए ग्राउंड लेवल है। भाई जहां आप खड़े हो, आप सपोज बिल्डिंग पर खड़े हो, तो बेटा आपके लिए एक तरह से लेवल जो आप है वो आपके लिए वही तो होगा। तो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए ये होगा ग्राउंड लेवल, आपके लिए ये होगा ग्राउंड लेवल। तो यहाँ आपको समझना है बेटा, अब इसके बीच में जो आपका ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है, हम पढ़ चुके हैं, एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड ग्राउंड लेवल, ये आपका मतलब जो ऑब्जर्वर है उसको हाँ अपना मुंह नीचे, हेड नीचे करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। तो उस केस में अगेन ग्राउंड लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, इस केस में जो ये आपका ये एंगल होगा बेटा ये वाला, ये आपका होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस केस में ऑब्जर्वर को क्या करना पड़ेगा, अपने हेड को डाउन करना पड़ेगा, उसको अपने हेड को डाउन करना पड़ेगा। सपोज वो कहीं बिल्डिंग पर खड़ा है या टावर पर खड़ा है, तो उस केस में यदि वो ऑब्जेक्ट को नीचे देख रहा है तो उस केस में बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आएगा बेटा, यदि मैं यहाँ पर बोल दूं ए, ये ओ, ये बी, यस तो ये जो आपका एंगल इसमें ए ओ बी है, ये आपका है एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमेशा ऑब्जर्वर के केस, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आप ग्राउंड लेवल लेना, ये आपका ऑब्जर्वर, तो बेटा इसके लिए ये ग्राउंड लेवल हो गया, लाइन ऑफ साइट हुआ, तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट दोनों टर्म समझ में आया क्या, दोनों टर्म समझ में आया क्या, किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो बेटा पहले यहाँ पर, ये आपको दोनों टर्म समझ में आनी नो चाहिए, सर। नो एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले इतना समझो, सबको समझ में आएगा बेटा, बस इसमें ये दो ही जो टर्म, दो टर्म्स हैं इनका ही खेल है, बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस आपको दो टर्म समझ में आनी चाहिए, यदि समझ में आ गया तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। यस सर। क्लियर है बेटा। अब यदि मैं इसमें आपसे एक चीज पूछूं तो मुझे बताना, कहीं कहीं इसका बहुत यूज आता है बेटा। सपोज मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी बेटा, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है क्या, पैरेलल, ये और ये आपस में पैरेलल है, तो जितना एंगल ये होगा बेटा उतना एंगल ये होगा क्या, होगा क्या, बोलते हैं अपन करस्पॉन्डिंग। यस सर। कहीं कहीं आपका ये यूज में आएगा, इंटीरियर एंगल, ठीक है, हाँ ऑल्टरनेटिव, सॉरी, तो ये आपका कितना, ये भी थीटा हो जाएगा आपका, समझ में आया क्या। तो कहीं कहीं आपका ये भी यूज में आएगा, क्या करना है आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, दोनों एंगल सेम ही होंगे क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, आपको दोनों टर्म समझ में आए क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइट, बोलो, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आप सीधे। यस यस आ गया सर। चलो अब बेटा अपन क्वेश्चंस पे आते हैं, पहले अपन क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखना, तो पहले मैं क्वेश्चन, देखो ये बेटा अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। अब बेटा इन क्वेश्चंस में मेनली क्या होता है कि आपको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए, आपका फिगर ड्रॉ हो जाएगा ना तो इजीली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो बेटा, तो पहले आपको यहाँ से फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। देखो पहले अपन फिगर ड्रॉ करते हैं बेटा। देखो फिगर में आपसे क्या बोल रखा है, एक बार पढ़ते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole। पहले इस पर जाओ बेटा, ये आपका वर्टिकल पोल है। सबसे पहले क्या करो, एक वर्टिकल पोल ड्रॉ कर लो। एक वर्टिकल पोल बेटा आपने ड्रॉ कर लिया, ये आपका बेटा वर्टिकल पोल हो गया, कर दें ड्रॉ। ये आपका सपोज बोल दो सो कुछ भी, ये ए बी, ये आपका पोल हो गया, हो गया बेटा, ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया, ठीक है ना। अब क्या बोल रखा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole। इस पोल के टॉप से एक रोप टाइटली स्ट्रेच्ड है। तो बेटा ऐसे ड्रॉ कर दूं क्या, सपोज इस तरह से है वो बेटा, है क्या इस तरीके से, ऐसे ड्रॉ कर दें क्या। जो पोल का टॉप है इससे एक रोप क्या है, टाइटली स्ट्रेच्ड है बेटा। तो सर्कस आर्टिस्ट को क्या बोला गया है, जो रोप है उसकी आपको लेंथ दी हुई है, कितना है, ये आपको दिया हुआ है 20 मीटर का जो रोप है, इसकी बेटा आपको लेंथ बोल दी। एक मिनट, जो आपका बेटा रोप है ना, एक और बार क्वेश्चन समझाएंगे। अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब एट 20 मीटर, हाँ मतलब जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पर है, वो ग्राउंड और पर है, जो वो इस रोप उसको पर चढ़ना है, हाँ वो इस रोप पर क्लाइम कर रहा है, ठीक है ना। और जो रोप है वो इसके टॉप से क्या है, टाइटली स्ट्रेच मतलब बंधी हुई है, जो इस पोल के टॉप से क्या है बेटा, बंधी हुई है, और इसकी आपको लेंथ दी हुई 20 मीटर। समझ में आ रहा है क्या बेटा, ये बोल रखा है आपसे भाई, ये आपको दिया है 20 मीटर दे रखा है। आपका जो सर्कस आर्टिस्ट है वो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर है,
तो अब देखो क्या बोल रखा है, टू द, देखो एक बार दोबारा पढ़ो, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. इस ग्राउंड से इसके टॉप पर एक रोप आपका क्या टाइटली स्ट्रेच्ड है, जो सर्कस आर्टिस्ट इस पर क्लाइम कर रहा है उसकी आपको लेंथ दी 20 मीटर। क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पहले क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो पहले इससे, ये आपने ज्वाइन कर दिया। तो बेटा आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट पूछी है। इफ द एंगल, ये ध्यान से पढ़ना, इफ द एंगल, सपोज मैं इसको सी बोलता हूं, सपोज मैंने आपको इसको सी बोल दिया, इफ द एंगल तो मेड ग्राउंड लेवल का 30 डिग्री, तो सी इफ इक्वल्स द टू 30 एंगल डिग्री। मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, बता कौन सा एंगल आपको 30 दिया हुआ है, बताओ कौन सा एंगल एंगल, सी, एंगल सी, एंगल सी। ये जो एंगल ए सी बी है बेटा, ये आपको 30 दिया हुआ है। बेटा समझ में आएगा सबको फिगर, ये बोल रखा है देखो, जो आपका रोप है उससे ग्राउंड लेवल का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो आपको 30 दिया हुआ है। बेटा फिगर समझ में आएगा सबको, नहीं आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। सबको समझ में आ गया बेटा, तीनों को समझ में आया क्या फिगर, सर बताओ। आ गया सर, आ गया सर। Yes, हुसैन sir. समझ में आ गया बेटा फिगर। अब तो कुछ नहीं करना है आपको, जब भी बेटा आप क्वेश्चन Yes, स्टार्ट sir. बेटा क्या लिखोगे, आपको डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है, पहले आप लिखोगे कि आपने क्या क्या एज्यूम किया है। क्या लिखोगे पहले, लेट ए बी क्या है, ए बी बी द हाइट ऑफ द पोल, ए बी बी द हाइट, पहले आपको ऐसे लिखना है बेटा, ए बी बी द हाइट ऑफ द पोल। ओके, ये आपका ए बी का बेटा पोल का हाइट ही है, ए बी बी द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। अब बस ए सी क्या है, ए सी इक्वल टू 20 मीटर, ये अपने पास क्या है बेटा, लेंथ ऑफ द रोप, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है लेंथ, लेंथ ऑफ द रोप, यही है बेटा, यही है। आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड बेटा क्या फाइंड करना है अपने को फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल, ए बी, बेटा ये पूछ रखा है आपसे, ये करना है फाइंड, ठीक है ना, हाइट यस सर, यस ऑफ सर। द पोल, हाइट ऑफ द पोल मतलब आपको यहाँ पर ए बी फाइंड करना है। अब अपन आएंगे सॉल्यूशन पर। तो आप सोच के बताओ, आपको बेटा इसमें सोचना ही है, मैं इसमें कौन सा रेशो अप्लाई करूं कि आपको यहाँ पर ए बी मिल जाए, कौन सा रेशो 10, अप्लाई, हाँ बेटा 10, और कोई 10 का सर, Sir, 10. साइन या 10 10, कौन सा करें सोचो, सर, साइन, सर साइन साइन करेंगे ना, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेटा आपको यहाँ पर देखो ध्यान से, आप बस बेटा देखो, बस इसमें मेन चीज ये है कि आपको किस समय कौन सा रेशियो अप्लाई करना है। 30 बेटा तो इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस। यदि मैं इसमें साइन अप्लाई करूँ, साइन कितना होता है पी अपॉन एच, तो यहाँ आप क्या अप्लाई कर दोगे, ऐसे लिखोगे, देखो इन ट्रायंगल ए सी बी क्या बोल दूं, साइन 30, साइन 30 बेटा क्या हो जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। बेटा तीनों को समझ में आया क्या, ये कर दे क्या अप्लाई, बताओ समझ में आया क्या बेटा। यस सर। साइन 30 की वैल्यू सर अब इसकी वैल्यू 1/2, बस वही बेटा आपको यहाँ पर वैल्यू याद होनी चाहिए, ए बी आपको फाइंड करना ही है, ठीक है। ए सी कितना है, 10 सेंटीमीटर सर, ए सी कितना 20, तो आपको ए बी 10 कितना मिल गया, आपको ए बी मिल गया 10 सेंटीमीटर। तो बस कितना आ गया, देयरफॉर लिख दोगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया, ये आ गया 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर सॉरी, 10 मीटर। समझ में आया क्या बेटा, क्या सॉल्व हुआ, सबको समझ में आया क्या, पूछ लो कहीं कुछ पूछना हो तो। तीनों को समझ में आया क्या बेटा, क्या सॉल्व हुआ, यस सर आ गया सर। एक हम Yes, sir. इनसे हुसैना Yes, समझ sir. में आ गया बेटा, कैसे करना है। मेरा मेनली इसमें Yes, क्या है, sir. एक बार आपका फिगर ड्रॉ हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन मतलब 50% तो सॉल्व हो जाएगा, फिर कुछ नहीं करना, कौन सा रेशियो अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर दो, उस तरह से सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखना, ये देखो बेटा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पर कंसेप्ट अप्लाई होगा एक। देखो बेटा पहले अपन फिगर ड्रॉ करते हैं, ध्यान से पढ़ना। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree, तो पहले अपन करते हैं, एक अपन ट्री बना देते हैं, एक रफली अपन एक ऐसे एक सिंगल एक आपने ये ड्रॉ कर लिया, ये आपका सपोज ट्री हो गया, ठीक है ना, ये आप सपोज आपका ट्री हो गया, इसको अपन ने बोल दिया ट्री है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या देखो क्या बोल रखा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट, सपोज आप बेटा ट्री है आपका, सपोज ये यहाँ से ब्रोक हो गया, यहाँ से टूट गया बेटा ये, ठीक है ना, कोई स्टॉर्म आया तो यहाँ से ये ब्रोक हो गया, ठीक है ना। तो क्या बोल रखा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म
and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground। बेटा देखो यहाँ से बेटा ये इतना पार्ट ब्रेक हुआ होगा, इतना ब्रेक, तो बेटा ये ऐसे कैसे गिर गया और ये जो इसका टॉप है वो इस ग्राउंड को टच कर रहा है, तो बेटा ये ऐसा बनेगा क्या? ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से इस पॉइंट से ब्रेक हुआ तो ये ऐसे कैसे ग्राउंड पर आ जाएगा क्या? बेटा आएगा ऐसे ग्राउंड पर? बताओ, जो इसका टॉप है, जो इसका टॉप है, जो ये ए पॉइंट बेटा, वो ए पॉइंट ये हो जाएगा। होगा क्या ऐसा? सोच के बताओ, होगा नहीं होगा? सोचो जरा। यस सर। होगा बेटा। भाई जो आपका ट्री सपोज आपका ये सी पॉइंट से ब्रेक हुआ, ये ऐसे कैसे ही यहाँ से टूट गया और ग्राउंड पर आ गया, तो क्या बोल रखा है, जो उसका टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद सर इट। इसमें हाइट का ऐसी निकालनी है, अभी हाइट के बढ़ते हैं बेटा, एक मिनट रुको, निकालनी है। एक मिनट चिन्ह में रुको, एक मिनट आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुको, धीरे धीरे करते हैं। क्या बोल रखा है, जो टॉप है वो ग्राउंड से एंगल कितने का बना रहा है, वो बना रहा है 30 का बेटा बोल रखा है। तो जो ये टॉप था ये ग्राउंड से कितने का एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब ये जो आपका एंगल होगा ये वाला, ये कितना हुआ, 30 का हो गया, ये बोला है बेटा आपसे, ये बोल रखा है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो बेटा अपने पास क्या है, बी है, ट्री का फुट तो बी है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जो अपना ए है, इज 8 मीटर। मतलब आपको ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये आपको 8 मीटर दिया है बेटा। इतना समझ में आया क्या? ये आपसे बोल रखा है, क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो अब मुझे ये बताओ, इसमें आपको हाइट ऑफ ट्री का मतलब क्या है, आपको क्या निकालना है इसके अंदर, सोच के बताओ। परपेंडिकुलर। मतलब इसके अकॉर्डिंग बोलो कि ए बी सी बी ए सी क्या निकालना है। सर बीसी, बीसी। और कोई? सर ए बी। ए बी बेटा, चिन्ह में ट्री तो सर ए सी। ए बी, अरे ए बी निकालोगे ना, ए सी क्यों बेटा, ट्री तो आपका पूरा ही था ना, आप शुरू की बात करो बेटा, ट्री तो आप पूरा आपका यही है। हाँ सर, ट्री तो बेटा पूरा ए बी है। सर इसमें अपन ने, हाँ बोलो सर आप एक चीज बताइए, इसने बोलो। बोला है the tree breaks down due to storm, हाँ। and the broken part so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree within it। हाँ। तो सर एंगल जहाँ सी है वो बनेगा ना 30 डिग्री, तो विदिन इट। इस पर आओ बेटा, इस पर आओ, टॉप, इस यहाँ से पढ़ो, टॉप ऑफ द ट्री, एक मिनट रुको, यहाँ से पढ़ो, जो टॉप ऑफ द ट्री है, जो ट्री का टॉप बेटा वो ग्राउंड पर आ चुका है, देखो ये तो बोल रखा है, ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, जो टॉप था उसने ग्राउंड को टच किया, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। मतलब जो टॉप ने ग्राउंड को टच किया तो वो ग्राउंड से कितने का, 30 का बना रहा है। yes, ये तो मतलब हुआ बेटा, ये इसमें बस मेन है कि आपको कौन सा एंगल दिया हुआ है, ये आपको ठीक से इसमें पहचानना पड़ेगा। समझ में आएगा बेटा? तो आपको बेटा इसमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ ट्री, मतलब आपको पूरा पूरा ए बी फाइंड करना है बेटा। करना है क्या फाइंड, ए बी, ये करना है क्या फाइंड अपने को, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या लिखे अपन, लेट द लेंथ ऑफ द ट्री, लेट द लेंथ, ध्यान से देखते जाना इसको, लेट द लेंथ ऑफ द ट्री, लेंथ ऑफ द ट्री, लेंथ ऑफ द ट्री बिफोर स्टॉर्म, बिफोर स्टॉर्म मतलब स्टॉर्म से पहले। यहाँ पर देखो देखना, बिफोर स्टॉर्म बेटा कितना लिख दूं, कितना बेटा, ए बी है ए बी, बिफोर स्टॉर्म कितना है बेटा, ए बी है। जो लेंथ ऑफ ट्री है बिफोर स्टॉर्म पूरा पूरा कितना है बेटा, ए बी मान रखा है अपन ने, ठीक है ना। फिर अपन क्या बोल रहे हैं, आफ्टर स्टॉर्म, आफ्टर स्टॉर्म 8√3+8 होगा क्या, 8√3+8। अपन करते हैं बेटा, एक बार चिन्ह में पहले एक बार अपन स्टार्ट करते हैं, फिर अपन देखेंगे। पहले इतना लिख लेते हैं, देखो आफ्टर स्टॉर्म क्या होगा, आफ्टर स्टॉर्म बेटा आप देखना, जितना आपका ये जो बेटा ये ए जो ये है बेटा, ये इसके इक्वल होगा क्या, होगा क्या बेटा इक्वल, सोचो, जितना ये था उतना ये होगा क्या। यस सर, क्योंकि बेटा यही पार्ट तो आपका नीचे आया बेटा। तो आफ्टर स्टॉर्म आप क्या लिख दोगे, हम ऐसा बोल देते हैं, सपोज इसको आप कुछ भी, इसको आप अलग पॉइंट दे दो, सपोज मैं इसको डी बोल देता हूं। तो आफ्टर स्टॉर्म मतलब मैं क्या बोल दूं, जितना आपका एसी था उतना बेटा आपका डीसी होगा, होगा क्या, ठीक है। ये आपका क्या है, लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट, ये क्या है, लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। बेटा इतना समझ में आएगा जो मैंने लिखा, लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ओके, ये आपका हो गया, इतना आपने लिख दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से देखना। अब बस मेनली बेटा आपको देखो, अब बेटा आपको देखो यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा। एक तो आपको बीसी की रिक्वायरमेंट होगी, एक आपको एसी की रिक्वायरमेंट है, तभी तो बेटा आपका ए बी निकल के आएगा। ये आपका बेटा ए बी कैसा आएगा, सर एसी तो 8 ही हो जाएगा ना सर। हाँ वही बोल रहा हूँ, आपका जो ए बी होगा, देखो आपका ए बी जो होगा बेटा, मैं क्या बोल दूं उसको, बीसी
प्लस AC बोलो या DC बोलो, बताओ एक ही बात है क्या? ये आपको फाइंड करना है क्या, बताओ भाई। जो आपका AB होगा बेटा वो BC प्लस AC होगा, और आपका AC किसके इक्वल? DC के इक्वल है, तो बेटा आपको BC और DC फाइंड करना पड़ेगा क्या? उसको ऐड करोगे तो आपको AB मिलेगा। इतना समझ में आएगा बेटा? ऐसे करना पड़ेगा क्या? Yes, sir. ठीक है, तो देखो पहले अपन करते हैं BC Yes, फाइंड। sir. अब पहले बताओ BC के लिए यदि मुझे BC फाइंड करना हो तो मैं कौन सा रेशियो अप्लाई करूं? Sir, 10. 10 कर दें, सही है बेटा, क्योंकि Cot. 10 क्या, हाँ कुछ भी कर दो, cot 10 एक ही बात है बेटा। तो पहले अपन क्या करते हैं, देखो इन ट्रायंगल BCD क्या अप्लाई करते हैं? tan 30। tan 30 का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब क्या? BC अपॉन DB हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। वैल्यूज याद कर लो बेटा ये। ठीक है, BC आपको निकालना ही है, ये कितना है? 8 है। तो बेटा अपने पास BC कितना आ गया? BC अपने पास आ गया 8/√3। आ जाएगा बेटा 8/√3। इतना समझ में आ रहा है क्या? BC आएगा Yes, 8/√3। sir. BC आ जाएगा 8/√3। चाहो तो इसको और कर दो तो कितना आ जाएगा? 8√3/3। मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया, ठीक है ना। ये आपका आ गया BC 8√3/3। इतना समझ में आ गया बेटा? ये अपन ने सॉल्व कर दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपको और क्या चाहिए? अब आपको चाहिए CD। तो अब बताओ बेटा इस सेम ट्रायंगल में कौन सा रेशियो अप्लाई करूं? आपको ये 8 पता है, कौन सा रेशियो अप्लाई करूं? 1/, क्या? आपको अपन को चाहिए सर CD. Sir, sin. सर Sin. Cos. साइन कर कॉस सकते अप्लाई कर दो, Sin कॉस कर अप्लाई सकते कर दो ना। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस अप्लाई कर दो, कर दे बेटा अप्लाई। Yes. तो क्या अप्लाई कर दो? cos 30। वैसे सर जरूरत क्या है? सर जरूरत क्या है अपन को? क्यों 8√3 आपको + CD नहीं 3. निकालना पड़ेगा क्या? CD निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि CD AC इक्वल है। आपको AC चाहिए ना हाइट के लिए, नहीं निकालना पड़ेगा? बताओ। Yes. ठीक है, Yes. तो cos 30 में क्या होता है? बेस, बेस मतलब DB, हाइपोटेनियस क्या है बेटा? DC। तो इसमें पुट कर दो। वैल्यू ऑफ cos 30 कितना होता है? जल्दी बोलो, cos 30 कितनी वैल्यू होती है? सर cos 30 Sir, का होता है 1/2. √3/2. होती है बेटा, sin 30 √3/2. 1/2 होता है, cos 30 √3/2. √3/2 होता है बेटा। सर मैं वैल्यू बोल देखो, सर मैं बोल रहा हूँ. हाँ वैल्यू से ही सॉल्व होगा क्वेश्चन, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है ना। DB कितना है? 8 है। ठीक है, और DC आपको फाइंड करना ही है। तो DC कितना आ गया? DC आ गया, कितना आ जाएगा? DC कितना आ जाएगा? 16/√3। 16/√3। बस थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लो, रेशनलाइज कर दो, कितना आ जाएगा? 16√3/3 मीटर। समझ में आएगा बेटा इतना? बस अब तो कुछ नहीं करना है आपको, दोनों को ऐड कर दो। तो क्या कर दें? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या कर दो? ये लिख दो AB इक्वल टू BC कितना है बेटा अपने पास? ये आ गया 8√3/3 प्लस ये कितना आ गया? ये आ गया 16√3/3। ओके, तो कितना आ जाएगा? 16 + 8 कितना? 24√3/3। ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया बेटा? ये आ गया 8√3 मीटर। आ गया बेटा? आ गया। तो बस क्या लिख दोगे? देयरफॉर हाइट ऑफ 3। इसको चाहो तो और सॉल्व कर दो। तो यहाँ से क्या कर दो? इसमें पुट कर दो 8 × √3 कितना? 1.732 मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपको मिल जाएगा 13.856। तो AB कितना आ गया? 13.856 मीटर। ये इसका आंसर आ गया, हाइट ऑफ ट्री आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है बेटा, समझ में आएगा सबको? क्वेश्चन पूछ लो, कुछ पूछना हो दोबारा तो। Yes, sir. तीनों को समझ में आया क्या बेटा? बताओ जरा। Sir, अगर Yes, सिर्फ अपन 8√3 लिखे तो भी चलेगा ना? बेटा चलेगा, पर आप देखो आप क्या है, इसमें वैल्यू पुट करके ही लास्ट तक आंसर निकालो, क्योंकि बेटा ये डिपेंड करता है फिर एग्जामिनर पर। चाहे तो वो इसमें नंबर हाफ मार्क्स काट भी सकता है, क्योंकि √3 बेटा आपको वैल्यू पता है 1.732 होती है। कुछ नहीं, आप केवल 1.73 पुट कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। ओके बेटा इंसिया, पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? कैसे सॉल्व हुआ? कोई कंफ्यूजन? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। No, sir. तो बेटा इसमें क्या है, बस मेनली बेटा आपको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। एक बार फिगर ड्रॉ कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये आपका क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 और 4 आपको करने हैं, ट्राई करना, इजी सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा हूं आपको। तो बेटा अगेन अपन फिगर ड्रॉ करते हैं पहले इसका। देखो क्या बोल रखा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट नंबर ऑफ। बता सर. हाँ पहले फिगर तो ड्रॉ कर दूं, बोलो बोलो पहले।
अरे फिगर तो ड्रॉ करूं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक्सरसाइज नंबर बता दीजिए। एक फिगर ड्रॉ कर दूं। ये आपका काइट क्या बोला, तो काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर अबव पर क्या है बेटा, एक काइट है। ये काइट की पोजीशन है, ये क्या है, काइट की पोजीशन है। ये बोल रखा है, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है बेटा, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब जो एक स्ट्रिंग है वो इस काइट से ग्राउंड पर एक अटैच्ड है स्ट्रिंग। मतलब कहने का मतलब क्या है, इस काइट से ग्राउंड पर बेटा एक स्ट्रिंग अटैच्ड है। ये आपकी क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है बेटा। ये आपकी क्या है बेटा, एक स्ट्रिंग है, ये बोल रखा है। अब अपन पढ़ते हैं, देखो पहले क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो, इससे इसको अपन ग्राउंड से इसे ज्वाइन कर देते हैं और अपन बढ़ते हैं। देखो आगे क्या बोल रखा है, देखो अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। वो इस पॉइंट से अटैच है। सपोज कुछ भी बोल दें इसको, पहले ए बी सी बोल दिया आपने। क्या बोल रखा है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। बेटा कौन सा एंगल 60 दिया हुआ है, 60 क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलो। 60 हाँ, सर ACB। ACB। ध्यान से पढ़ो, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का ग्राउंड से इंक्लिनेशन कितना, 60 दिया है बेटा। ये तो बोल रखा है, ये बेटा आपका ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये स्ट्रिंग है, तो ये आपको 60 दिया हुआ है। क्या पूछा है, इजी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब बेटा क्या फाइंड करना है आपको, इसमें क्या फाइंड करना है, जल्दी बोलो क्या सर, फाइंड करना है, AC। AC फाइंड करना है। बस जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है आपको फाइंड करना है। तो इसमें आप क्या है, इसमें आप लिख दो लेट A बी द पोजीशन ऑफ द काइट, लेट A बी द पोजीशन। बेटा समझ में आएगा क्वेश्चन, बहुत इजी है। A बी द पोजीशन ऑफ द काइट, A बी द पोजीशन ऑफ द काइट। आपके पास बेटा AB कितना दिया हुआ है, AB आपके पास है 60 मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या मान लिया, लेट हमने मान लिया AC बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या एज्यूम कर लिया, AC बी द लेंथ, AC बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। आपको बेटा क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, आपको फाइंड करना है AC, आपको फाइंड करना है AC। तो बेटा अब सिंपल सा बताओ, इसमें कौन सा रेशियो अप्लाई करूं बेटा। साइन। हाँ सही है, क्योंकि आपको P दिया हुआ है, H निकालना है। तो क्या करेंगे, अपन लिख देते हैं इन ट्रायंगल ACB, ठीक है। क्या कर दें, अप्लाई कर दो साइन 60, 120/√3 सर, ठीक है ना। 120/√3। तो साइन 60 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर AB अपॉन AC, ठीक है बेटा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, सर √3/2। √3/2। बेटा आप चिन्ह में आप कितना 1/2 बोले थे ना, ये बोले थे 1/2। सर √3/2 बोला सर। तो आपने 120 कैसे बोल दिया, ये बताओ, सर 120 कैसे। 120/√3 आएगा आंसर। अच्छा ठीक है। तो बेटा AC कितना आ गया, सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 120/√3। फर्दर इसको आप रेशनलाइज कर दो, कितना आ जाएगा, 40/√3। ये आ जाएगा 40/√3। 120√3/3। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40√3 बेटा, आ जाएगा। √3 पुट कर दो इसमें, 1.732। सो AC इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 1.732, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा 69.28 मीटर, 69.28 मीटर। तो बस आ गया। तो क्या लिख दोगे, therefore length of the string, therefore length of the string, length of the string बेटा कितना आ गया, ये आपका आ गया 69.28 मीटर। दिस इज द आंसर। तो बेटा क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया क्या, अपन कैसे सॉल्व कर रहे हैं बेटा, समझ में आया क्या कंसेप्ट। फिगर ड्रॉ करने हैं, जो आपसे पूछा गया है। सर इसकी शीट डाल दीजिएगा ना सर। शीट तो मैं डाल दूंगा, देखो शीट तो उसमें कुछ नहीं है, आपको मैं क्वेश्चन इसके आरडी के कराऊंगा बेटा। तो वो मेरे पास आरडी के देखता हूँ, शीट होगी मैं शीट डाल दूंगा, देखता हूँ, ठीक है। अपन तो एनसीईआरटी करेंगे और आरडी क्वेश्चंस करेंगे इसमें, ठीक है। तो बेटा आपको करने क्या है, आपको आज 2 क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 9.1 के 3 और 4 करना बेटा, जरूर करना है, ठीक है। 3 और 4 नहीं आएगा तो मैं कल क्लास में डिस्कस करूंगा, ओके बेटा।
तो कौन कौन से करने हैं? 3 और 4। मैंने आपको 1 2 5 कराए हैं, 3 और 4 आपको करने हैं। ओके इंसिया, हुसैना, चिन्मय, ठीक है बेटा? ओके, ओके सर। रिमेनिंग अपन अब कल करेंगे इसके और क्वेश्चंस, ठीक है बेटा? Yes. Okay, sir. Yes. ओके बेटा, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा।